हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ भावना बिस्ट और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एजू टॉक पे। तो आज मैं आप सभी बच्चों को पढ़ाने वाली हूँ फ़ासिज़म क्या होता है। ये आइडियोलॉजी है। इस आइडियोलॉजी के अंदर क्या क्या होता है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं और कॉजेज़ क्या हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इस वीडियो में आज आप सब मेरे से पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देती हूँ अपनी तरफ से, ताकि आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली इन जनरल फासिज़म है क्या। ठीक है, तो देखो, फासिज़म ना एक आइडियोलॉजी है, एक थॉट है। जैसे कि अब हम सब इंडियंस हैं, हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में डेमोक्रेसी की आइडियोलॉजी फॉलो होती है और हम सबको पता है कि डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र क्या है। डेमोक्रेसी में हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सकते हैं, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है और हमारे पास बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, इन शॉर्ट हम देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी ने सब सिटीजन्स को, पीपल को पूरी फ्रीडम दे रखी है। बट हर कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं होता है। ठीक है, और कंट्रीज़ में अगर आप जाओगे तो देखोगे, लाइक पाकिस्तान में अगर हम देखें तो वहाँ पे मिलिट्री का रूल चलता है, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। वहीं पे अगर आप लोग नेपाल में देखते हो तो वहाँ पे क्या है, मोनार्की है। ब्रिटिश में यानी कि ब्रिटेन में देखते हो, ब्रिटिशर्स क्या फॉलो कर रहे हैं, मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि जो वहाँ का मोनार्क है, यानी कि जो वहाँ का किंग है, वो मतलब जो वहाँ का हेड है। अब हमारी कंट्री में हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं या फिर प्रेसिडेंट होते हैं। बट ब्रिटिश में क्या है, वहाँ पे जो मोनार्क है, जो किंग है, वो वहाँ का हेड है, लेकिन उस किंग को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। यानी कि जो भी वो सोसाइटी में रूल्स वगैरह लागू करेगा, वो उसको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो वैसे ही फासिज़म भी एक आइडियोलॉजी थी। ये कहाँ पे आई थी, ये आई थी इटली में। ठीक है, आप लोगों ने इटली का नाम सुना होगा, इटली इज़ अ कंट्री। सो इटली में ये फासिज़म आई थी और उसको कौन लेके आए थे, इसको लेके आए थे बेनिटो मुसोलिनी। अभी आप आगे उनका नाम पढ़ोगे, इन शॉर्ट हम बोल देते हैं मुसोलिनी, बट उनका जो फुल नेम है वो है बेनिटो मुसोलिनी। मैं आपको उनकी स्पेलिंग बता देती हूँ, आप लिख सकते हो। सो उनकी स्पेलिंग है BENITO। ठीक है, ये हो गया बेनिटो। फिर मुसोलिनी की स्पेलिंग क्या है, MUSSOLINI, बेनिटो मुसोलिनी। इन शॉर्ट हम इनको पूरे वीडियो में बोलेंगे मुसोलिनी। ठीक है, पूरा नाम नहीं लेंगे, बार बार शॉर्ट में बोल देंगे मुसोलिनी। जैसे हिटलर थे तो उनका नाम कुछ और था, उनका पूरा नाम क्या था, एडोल्फ हिटलर, बट हम उनको क्या बोलते हैं, हिटलर। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम इनको बोलेंगे मुसोलिनी। अब देखते हैं कि फासिज़म है क्या। तो फासिज़म भी एक आइडियोलॉजी है। इस आइडियोलॉजी के तहत क्या होता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ भी देखो, ये जो नोट्स हैं ये मैंने खुद बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे जो नोट्स हैं ये मैंने खुद बनाए हुए हैं, आप इसको देख सकते हो। सो यहाँ लिखा हुआ है आई टाइप ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। सो टोटलिटेरियनिज्म भी एक तरीके की आइडियोलॉजी है और उसका ही एक पार्ट है फासिज़म। ठीक है, टोटलिटेरियनिज्म के दो पार्ट जो हम देखने को मिलते हैं, दो जो उसके काइंड्स हैं, टाइप बोल लो, वन इज़ फासिज़म एंड अनदर इज़ नाजीज़म। सो इटली में फासिज़म है। ठीक है, अभी हम इटली का पढ़ रहे हैं। जो नाजीज़म था, जो हम जिसको बोलते हैं हिटलर की आइडियोलॉजी, वो कहाँ की थी, जर्मनी की थी। बट अभी हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करेंगे फासिज़म में। सो ये भी एक आइडियोलॉजी है टोटलिटेरियनिज्म की। ठीक है, और इसका मतलब होता क्या है, इस आइडियोलॉजी में क्या होता है, एन आइडियोलॉजी विच स्टेट्स दैट गवर्नमेंट शुड बी सुपीरियर एंड कंट्रोलर ऑफ द पीपल। सो ये आइडियोलॉजी क्या बोलती है कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो सबसे ऊपर है और वो सब पीपल का कंट्रोलर है। यानी कि सोसाइटी में कुछ भी होगा तो सबसे ऊपर जो फैसला होगा, जो डिसीज़न होगा, वो किसका होगा, वो गवर्नमेंट का होगा। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट शुड बी सुपीरियर एंड कंट्रोलर ऑफ द पीपल। अब यहाँ पे अगर हम इसको कंपेयर करें अपनी कंट्री से, जैसे हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, सो डेमोक्रेसी में हम लोगों ने क्या देखा है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। प्राइम मिनिस्टर कोई भी अपना फैसला ऐसे नहीं दे सकते हैं, वो कंट्रोलर ऑफ द पीपल नहीं है। या फिर प्रेसिडेंट भी ऐसे
कोई कंट्रोलर नहीं है, पीपल के पास भी उनके राइट्स हैं, और जो जुडिशरी है उसको हमने सबसे ऊपर रखा है, और उससे भी ऊपर रखा है हमने अपने देश के संविधान को, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। बट इस तरीके की आइडियोलॉजी में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो ही सबसे सुपीरियर है, सरकार ने जो फैसला दे दिया वो दे दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि फासिज्म में क्या चलता है और ये कितनी डिफरेंट है हमारे डेमोक्रेसी कल्चर से। इन इटली इट टुक नेम ऑफ फासिज्म। देखो, आइडियोलॉजी थी टोटलिटेरियनिज्म, लेकिन उसका एक टाइप निकाल दिया गया फासिज्म, जो कि इटली में फॉलो होने लग गया। और इन जर्मनी में उसको क्या नाम दे दिया गया, नाजिज्म। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नाजिज्म के बारे में पढ़ाऊंगी, अभी हम पढ़ रहे हैं फासिज्म। दोनों मिलते जुलते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा, ठीक है। इन यूएसएसआर इट बिकम्स कम्युनिज्म। सबको पता है कि यूएसएसआर में क्या था, कम्युनिज्म था। तो कम्युनिज्म इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया कि फासिज्म क्या होता है, कि जो सरकार है वो ही सबसे ऊपर है, जो उसने डिसीज़न दे दिया वो सबको मानना है, पीपल के पास कोई अपने राइट्स नहीं है, राइट्स है तो बहुत लिमिटेड हैं, ठीक है। जैसे इंडिया में तो आपको हर जगह राइट्स मिले हुए हैं, फ्रीडम इतनी मिली हुई है, फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, आपको डीपीएसपी मिले हुए हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं है, पीपल को बहुत कम राइट्स गिवन है, और जो सरकार है वो सबसे सुपीरियर है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या है। और हाँ बच्चों, अगर आपको ये नोट्स चाहिए, ये जो नोट्स हैं मैंने खुद बनाए हैं, तो आप ना टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है यूट्यूब भावना बिस्ट के नेम से, ठीक है। तो क्योंकि मेरा एक चैनल और है, उसका नाम है भावना बिस्ट, तो उसमें मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज लाइफ से रिलेटेड अपडेट्स आपको देती रही हूँ, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैंने उसी नेम से अपना टेलीग्राम ग्रुप भी क्रिएट करा हुआ है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे एडमिन जो है वो मैं हूँ, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं वहाँ पे पर्सनली, और मैं आपको नोट्स की पिक्चर क्लिक करके सेंड कर दूँगी। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मेरी रील्स देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि मीनिंग ऑफ फासिज्म क्या है। देखो, जब भी आपके पेपर में ना आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, तो जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं ना, वैसे ही आपको हेडिंग के साथ साथ अपना आंसर को लिख के आना है। इतना शॉर्ट लिख के नहीं आना है, बट आप देख सकते हो कि मेरे नोट्स में बातें शॉर्ट हैं बट बातें पूरी कही गई है, तो ऐसा आंसर ही पसंद किया जाता है। बट आपको कंटेंट को थोड़ा सा बढ़ा के लिखना पड़ेगा, और ऐसे लिखना कि कंटेंट का जो मेन कंटेंट है ना, क्योंकि कंटेंट का भी एक मेन कंटेंट होता है, ठीक है, समझ रहे हो। उस कंटेंट को जो आपका एग्जामिनर है, जो चेकर है, उसको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, उसको सामने से दिख जाए। सो देख लेते हैं कि मीनिंग ऑफ फासिज्म क्या कहता है। तो आपको पता है कि कोई भी वर्ड होता है, कोई भी शब्द होता है, तो वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी कंट्री की डिक्शनरी से लिया गया होता है। तो फासिज्म कहाँ से डिराइव हुआ है? फासिज्म इज़ डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड फासिस। तो फासिस से ये वर्ड लिया गया है। इसका मीनिंग क्या है? बंच, ठीक है। बंच मतलब क्या होता है? गुच्छा, बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। फिर है इट डिराइव फ्रॉम रोमन वर्ड। सो एक तो लैटिन वर्ड से भी लिया गया था फासिस से, और एक है रोमन वर्ड फासियो, वहाँ से भी लिया हुआ है। उसका मतलब क्या है? बंडल ऑफ स्टिक्स। दोनों का मतलब कहीं ना कहीं एक जैसा ही है, मतलब गुच्छा, बंडल एक जैसा ही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो। फादर ऑफ फासिज्म किसको बोला जाता है? मुसोलिनी को, बेनिटो मुसोलिनी। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। एग्ज़ाम में हो सके तो पूरा नाम लिख के आना। स्पेलिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, नीचे भी स्पेलिंग आप देख सकते हो, ठीक है। एग्ज़ाम में पूरा नाम लिख के आना। तो फादर कौन है फासिज्म के? मुसोलिनी। अब जान लेते हैं मुसोलिनी के बारे में। फासिज्म वॉज द गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ओवर द हेड ऑफ द पीपल, एंड इफ़ नेसेसरी अगेंस्ट द पीपल। जैसे आप लोगों ने डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन दी हुई है अब्राहम लिंकन ने, अमेरिका के प्रेसिडेंट्स ने, क्या थी? डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट विच इज़ फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड टू द पीपल, ठीक है। ऐसी सरकार जो लोगों के लिए हो, लोगों से हो, लोगों के द्वारा हो। इन शॉर्ट, पूरा का पूरा जो डेमोक्रेसी है वो इंडिकेट करता है पीपल पार्टिसिपेशन को। वहीं पे मुसोलिनी ने एक डेफिनेशन दी हुई है फासिज्म की। वो क्या है कि फासिज्म एक ऐसी सरकार है जहाँ पे विच इज़ जो है तो लोगों के लिए, ऑब्वियसली सरकार तो लोगों के लिए ही होती है,
ओवर द हेड ऑफ द पीपल एंड इफ़ नेसेसरी अगेंस्ट द पीपल। जो मतलब ऐसी सरकार है जो है तो लोगों के लिए, लेकिन वो लोगों के अगेंस्ट भी हो सकती है। अगर ज़रूरत पड़ी तो सरकार अपनी सिटीज़न के अगेंस्ट भी हो सकती है, ऐसी सरकार है। आप देख सकते हो कि कोई भी सरकार होती है वो कभी, जो हम एक डेमोक्रेटिक सरकार देखते हैं, वो सरकार कभी भी अपने देश के नागरिक के अगेंस्ट नहीं हो सकती है। अगर कोई भी सरकार अपने नागरिकों के बारे में नहीं सोच रही है, उनके अगेंस्ट वर्क कर रही है, तो वो एक फासिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। तो फासिज्म की डेफिनेशन आप ऐसे देख सकते हो, एक ऐसी सरकार जो लोगों के लिए है लेकिन वो लोगों के अगेंस्ट भी हो सकती है अगर ज़रूरत पड़ी तो। अगेंस्ट का मतलब क्या है कि वो अपने वेपन्स को यूज़ कर सकते हैं अपने सिटीज़न के खिलाफ, ठीक है। और अब देखते हैं नीचे। बेनिटो मुसोलिनी established political party namely as National Fascist Party। सो जो मुसोलिनी था उसने क्या किया, उसने एक पॉलिटिकल पार्टी इस्टेब्लिश करी। क्या नाम था उसका? नेशनल फासिस्ट पार्टी, एंड बिकम डिक्टेटर ऑफ इटली इन 1919। और वो क्या बन गया? डिक्टेटर बन गया इटली का 1919 में, 1919 में वो क्या बन गया? ये बन गया, ठीक है। विच इज़ आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का सीन है, ठीक है। बिकॉज रिपब्लिक पार्टी ऑफ इटली वॉज नॉट एबल टू टैकल कंडीशन ऑफ द कंट्री। अब देखो, आपको पता है कि अभी वर्ल्ड वॉर आप लोग की ओवर हुई है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ओवर हुई थी इस समय। अब 1919 में से पहले जो वहाँ पे पार्टी का थी, रिपब्लिक पार्टी, वो मतलब आपको पता है कि जब भी कोई लड़ाई होती है, इनफैक्ट कभी सिविल वॉर भी हो जाती है कंट्री में, तो जो कंट्री की कंडीशन है वो थोड़ी सी बिगड़ जाती है। उस कंडीशन को जो वहाँ की रिपब्लिक पार्टी थी पहले से, वो उसको टैकल नहीं कर पा रही थी। तो इसीलिए इटली में बेनिटो मुसोलिनी ने अपनी एक नेशनल फासिस्ट पार्टी को स्टैब्लिश करा, और वो वहाँ का क्या बन गया? डिक्टेटर बन गया, ठीक है। अब ये तो था मीनिंग। आई होप आपको फासिज्म क्या होता है अब तक समझ में आ रहा होगा, कि एक ऐसी सरकार जो लोगों के लिए है लेकिन वो लोगों के अगेंस्ट भी काम कर सकती है। मतलब वहाँ पे लोगों का ना कोई भी राइट्स नहीं है, जो सरकार है वही सबसे सुपीरियर है, वही कंट्रोल कर रही है, ठीक है। तो अब समझ चुके होंगे कि फासिज्म क्या होता है, कौन इसका फाउंडिंग फादर था, आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं कि इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो हर एक आइडियोलॉजी के प्रिंसिपल्स होते हैं। तो फर्स्ट इज़ अपोज टू डेमोक्रेसी। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं अभी बार बार आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि आप इसका कंपैरिजन करो डेमोक्रेसी के साथ। तो जो फासिज्म आइडियोलॉजी है वो पूरी की पूरी अपोज है किसके? डेमोक्रेसी के, ठीक है। डेमोक्रेसी में क्या होता है? लोगों को पूरी फ्रीडम होती है, राइट्स मिलते हैं, फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, सरकार का पूरा सपोर्ट होता है, सरकार बिल्कुल भी सुपीरियर नहीं होती है। सबसे ऊपर कौन होता है? देश का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? अपोज टू डेमोक्रेसी। सेकंड पॉइंट क्या है? अपोज टू लिबरलिज्म। सो लिबरलिज्म क्या होता है? कि लोगों को फ्रीडम हो, ठीक है, लोगों के कि मतलब पीपल के पास आज़ादी हो, लिबरल हो वो कोई भी बिज़नेस करने के लिए, कोई भी ट्रेड करने के लिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। सेकंड इज़ अपोज टू इंडिविजुअलिज्म। तो ये इंडिविजुअलिज्म को सपोर्ट नहीं करता है, अपोज करता है, ये चीज़ को लेके चलता है ग्रुप में, ठीक है, क्योंकि जो उसका मीनिंग है वो बंच से निकला, बंच, बंडल, तो कहीं ना कहीं ग्रुपिज़म को फॉलो करता है, ठीक है। फोर्थ इज़ डिक्टेटरशिप। ऑब्वियसली यहाँ पे आपने साफ साफ पढ़ा कि जो बेनिटो मुसोलिनी है वो डिक्टेटर बन गया था, ठीक है। डिक्टेटर मतलब एक तरीके का आप उसको हिटलर भी कह सकते हो। डिक्टेटरशिप मतलब जहाँ पे वो अपना ही रूल समझे, ठीक है, सरकार सबसे सुपीरियर है, तो कहीं ना कहीं वो डिक्टेटर बन गया था। डेमोक्रेट्स तो नहीं था, डिक्टेटर था वो, तो ये डिक्टेटरशिप को फॉलो करती है। यहाँ पे क्या है? ड्यूटी है, डिसिप्लिन है, सेक्रीफाइस है। मतलब अपनी ड्यूटी करो और डिसिप्लिन के साथ रहो, ठीक है, और या तो तुम्हें सेक्रीफाइस भी करना पड़ सकता है, ठीक है। सिक्स्थ इज़ वायलेंस एज मीन्स टू अचीव पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। अब इंडिया में तो शुरू से ही गांधी जी ने क्या चलाया था? नॉन वायलेंस। बट यहाँ पे क्या है? वॉयलेंस है, कि अगर आपको कोई चीज़ अचीव करनी है ना, तो आप वॉयलेंस से ही अचीव कर सकते हो। इनफैक्ट बच्चों को स्कूलों में भी यही पढ़ाया जाता था कि वॉयलेंस एक ऐसा मीन है जिससे आप पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को, पॉलिटिकल एम को अचीव कर सकते हो। सेवंथ,
अगेंस्ट इंटरनेशनलिज्म। सो इंटरनेशनलिज्म को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता था, ठीक है। मतलब जो आपस में कनेक्टिविटी होती है एक कंट्री के दूसरे के साथ, उसको सपोर्ट नहीं करता था। कंट्रोल्ड मास मीडिया। ऑब्वियसली जब कंट्री में फासिज्म है, बेनिटो मुसोलिनी जैसा इंसान इटली में है, तो वो मास मीडिया को मतलब कैसे उसको आज़ादी दे देगा। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो मीडिया थी वो थी अंडर द कंट्रोल ऑफ दैट डिक्टेटर, ठीक है। तो यहाँ हमने पढ़ लिया कि मीनिंग क्या है फासिज्म का एंड प्रिंसिपल्स क्या है। अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करेंगे, कॉजेज़ ऑफ फासिज्म। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इटली में फासिज्म कहाँ आया था, इटली में तो आया था। तो फासिज्म इटली में कैसे आया, क्या क्या उसके रीज़न थे, क्योंकि ये एडियोलॉजी एकदम से राइज़ हुई थी। कोई चीज़ अगर एकदम से राइज़ होती है तो क्या उसके कॉजेज़ रहे थे, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिससेटिस्फेक्शन इन पीपल। सो पीपल के अंदर मतलब जो वहाँ की आम सिटीज़न थे उनके मन में ना एक डिससेटिस्फेक्शन था। वो मतलब कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं थे। क्यों वो संतुष्ट नहीं थे, क्यों वो सेटिस्फाई नहीं थे, वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। सो बेसिकली क्या हुआ था, एक ट्रीटी हुई थी। Treaty of London in 1915 was signed among Britain, France, Russia and Italy. So 1915 में एक ट्रीटी साइन हुई थी लंदन में। किन किन कंट्रीज़ के बीच में हुई थी, ब्रिटेन के बीच में हुई थी, फ्रांस के बीच में, रशिया एंड इटली। तो ये 4 कंट्रीज़ में मौजूद थी। अब था क्या इस ट्रीटी में, था क्या वो हम देख लेते हैं। इटली वॉज प्रोमिस्ड, इटली को प्रॉमिस किया गया दैट शी विल बी गिवन रीजन्स ऑफ टियरोल एंड डलमेटिया एंड अल्बानिया आफ्टर विनिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो इटली को प्रॉमिस किया गया था अगर तुम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीत जाते हो तो हम तुमको ये रीजन्स दे देंगे। कौन कौन से रीजन थे इटली के, टियरोल, डलमेटिया एंड अल्बानिया, ठीक है। ये प्रॉमिस किया गया था। किसने प्रॉमिस किया था, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, रशिया ने इटली को। बट फिर क्या होता है, एक कॉन्फ्रेंस होती है, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। उसमें क्या होता है कि इटली को सिर्फ कुछ ही टेरिटरीज़ दी गई। जितनी टेरिटरीज़ का वादा किया गया था उतनी नहीं दी गई, सिर्फ कुछ ही दी गई। और ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज विल्सन एडवोकेटेड पॉलिसी ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड अल्बानिया मेड इंडिपेंडेंट विच मेड ऑरलैंडो प्राइम मिनिस्टर एंड लेमन हैप्पी। तो क्या हुआ देखो, पहले तो जो इसमें जो कंट्री थी ना अल्बानिया, वो मतलब इंडिपेंडेंट हो गई, मतलब उसको आज़ादी मिल गई। तो जो वहाँ के जो थे विल्सन थे, उनका ये था कि हम सेल्फ़ डिटर्मिनेशन की पॉलिसी को और सेल्फ़ इंडिपेंडेंसी की पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए अल्बानिया हम उसको नहीं दे सकते हैं। बट जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी उस समय आपने इटली को प्रॉमिस किया था कि अगर तू जीतेगा तो हम तुझे अल्बानिया दे देंगे। बट बाद में विल्सन ने बोल दिया कि नहीं, अल्बानिया तो अब एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुका है और उसको हम आपको नहीं दे सकते हैं। तो इस बात ने जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर था इटली का, उनका नेम था ऑरलैंडो। या देखो यहाँ लिखा हुआ है ऑरलैंडो। उसने ऑरलैंडो यानी कि प्राइम मिनिस्टर को और वहाँ के जो लेमैन थे, यानी कि जो आम जनता थी इटली की, उसको उन्होंने अनहैप्पी कर दिया। यानी कि जो वहाँ के पीपल थे उनके अंदर डिससेटिस्फेक्शन आ गया कि हमको क्यों नहीं मिली अल्बानिया, जब हमको प्रॉमिस किया गया था कि अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीतोगे तो हम आपको मतलब देंगे, बट क्यों नहीं मिला, ठीक है। मुसोलिनी एंड हिज फासिस्ट पार्टी प्रॉमिस्ड दैम दैट हिज पार्टी विल कंपेंसेट द ड्यू ऑफ इटली। सो मुसोलिनी ने क्या करा, उसने बोला कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जितना भी ये आपके बीच में डिससेटिस्फेक्शन है हम इसको पूरा करेंगे, मतलब हम इसका हिसाब करेंगे, आप इसलिए हमारी सरकार को जिताओ। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि ये एक न्यू पार्टी इमर्ज हो रही है, मे बी ये हमारी डिमांड, जो हमारी डिज़ायर है, जो हमारा डिससेटिस्फेक्शन है उसको पूरा कर सके। इसलिए कहीं ना कहीं लोगों ने इसकी जो पार्टी थी नेशनल फासिस्ट पार्टी उसको जिता दिया, ठीक है। ये था फर्स्ट रीज़न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है ये। सेकंड रीज़न हम देख लेते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस। मुसोलिनी प्रॉमिस दैट हिज पार्टी विल रिवाइव इकोनॉमिक क्राइसिस। अब जो भी कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे, कंट्री में कंडीशन अच्छी नहीं थी, इकोनॉमिकली काफ़ी बैकवर्डनेस आ गई थी,
इसको हम क्यों आ गई थी, बिकॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था और इटली ने पार्टिसिपेट किया था उसमें। तो कहीं ना कहीं जब कोई कंट्री वॉर में पार्टिसिपेट करती है वो हारती है जीतती है बात की बात है, लेकिन जो उसके वेपन्स खर्च होते हैं वो, और जो उसका आर्मी का लॉस होता है, सोल्जर्स का लॉस होता है, वो भी अलग होता है। तो मुसोलिनी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो इकोनॉमिक जो क्राइसिस है हम उसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ये था सेकेंड रीज़न। थर्ड रीज़न क्या है, प्रोपागेंडा ऑफ सोशलिज्म। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं सोशलिज्म आ गया। सोशल डेमोक्रेट पार्टी टर्न्ड इनटू वायलेंट। तो सोशलिज्म जो था वहाँ पे, जो सोशलिस्ट पार्टी थी वो कहीं ना कहीं वायलेंट होना शुरू हो गई, ठीक है, वो वायलेंट होना शुरू हो गई। और फासिस्ट वर्क एज कैटलिस्ट। और इसमें क्या हुआ, अब जब वो वायलेंट हो गई तो फासिस्ट ने अपनी अच्छी इमेज क्रिएट करी और कहीं ना कहीं उनका पॉपुलैरिटी आने लग गया। फोर्थ था वीकनेस ऑफ अपोजिशन पार्टी। तो वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी थी वो बहुत ज़्यादा वीक थी। देखो, अगर कोई स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हो तो इसकी जो न्यू पार्टी इसने बनाई थी नेशनल फासिस्ट पार्टी, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बट वहाँ का अपोजिशन काफ़ी वीक था, इसीलिए जो इसकी पार्टी थी मुसोलिनी की वो राइज हो गई, ठीक है। और पार्टी का राइज होना मतलब फासिज्म का राइज होना, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, फिफ्थ वन, फ्यूचरिस्ट मूवमेंट। इसमें क्या था, दिस वॉज स्टार्टेड इन 1909 बाय एन इटालियन इंटेलेक्चुअल मैरिनेटी। सो 1909 में एक इटालियन के इंटेलेक्चुअल थे, उनका नाम था मैरिनेटी। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, पीपल शुड फॉरगेट द ओल्ड कस्टम्स। वो कहते थे कि जो लोग हैं ना उनको पुराने कस्टम्स को भूल जाना चाहिए। एंड ही डिस्क्राइब्ड पीस, डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म एज ओल्ड कस्टम। और उन्होंने क्या बोला कि जो ओल्ड कस्टम है ना वो कौन कौन से ओल्ड कस्टम है, पीस, शांति, लोकतंत्र और लिबरलिज्म, ये उन्होंने किस में काउंट कर दिया, ओल्ड कस्टम में। एंड एट द सेम टाइम ही प्रमोटेड द आइडिया ऑफ वॉर। और इन्होंने वॉर यानी कि वॉयलेंस का, लड़ाई झगड़े का एक कस्टम उसको प्रमोट करा, ठीक है। ही एम्फेसाइज दैट वॉर इज़ इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ लाइफ। उन्होंने बोला कि जो वॉर है, जो लड़ाई है, वो लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, विच इज़ नीडेड टू इनकरेज द ग्लोरी ऑफ इटली, जो कि काफ़ी ज़रूरी है इटली की ग्लोरी के लिए। मैनी यूथ ज्वाइन दिस मूवमेंट एंड लेटर फॉर्म फासिस्ट पार्टी अंडर मुसोलिनी। अब इस तरीके की जो आइडियोलॉजी है जहाँ पे वायलेंस आ जाता है वो कहीं ना कहीं फासिस्ट लोगों से जुड़ी होती है। तो फ्यूचरिस्ट मूवमेंट एक इटालियन इन्होंने शुरू की थी और इनका जो आइडियोलॉजी था वो कहीं ना कहीं फासिस्ट में मिलता था। तो बहुत सारे जो यंगस्टर्स थे, ऑब्वियसली जो लड़ाई होती है उसमें ज़्यादातर यंगस्टर्स ही शामिल होते हैं, तो यंगस्टर्स ने इसको ज्वाइन करा मूवमेंट को। अब लेटर फिर उन्होंने फासिस्ट को भी ज्वाइन कर लिया, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, 6 पॉइंट देख लेते हैं हम। 6 पॉइंट क्या कह रहा है, वीकनेस ऑफ गवर्नमेंट। तो ये था इमीडिएट रीज़न, हर एक चीज़ का ना इमीडिएट रीज़न होता है, तो वहीं पे ये था इमीडिएट रीज़न, वीकनेस ऑफ गवर्नमेंट। पीपल वर अनहैप्पी विद द गवर्नमेंट बिकॉज इट फेल टू चेक एंड रिजॉल्व प्रॉब्लम इन द कंट्री। सो जो उस समय की रिपब्लिक पार्टी थी फासिस्ट पार्टी से पहले, वो मतलब सही से काम नहीं कर पा रही थी, और जो सरकार और जो पीपल थी, जो जनता थी, वो सरकार से गुस्सा थी। तो इसीलिए भी कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा कि हम इस सरकार को एक न्यू पार्टी से रिप्लेस करके देखते हैं और एक न्यू पार्टी को चांस देते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। अब इटली में जैसे कि आपको पता है फासिज्म आ गया था, क्या उसके इफ़ेक्ट्स हुए देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ रिवाइव द इकोनॉमी। सो क्या हुआ कि जो मुसोलिनी है उन्होंने कंट्री की इकोनॉमी को अच्छे से रिवाइव करा। वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स थी, लाइक रोड कंस्ट्रक्ट हुई, रेलवे ट्रैक्स कंस्ट्रक्ट हुए, तो कहीं ना कहीं अच्छा काम भी हुआ है। सेकेंड इज़ रिवाइवल ऑफ इटली, और इटली का कहीं ना कहीं रिवाइवल हुआ, मतलब इटली की जो कंडीशन हो गई थी वर्ल्ड वॉर के बाद वो कहीं ना कहीं रिवाइव हो गई, ठीक है। थर्ड वन इज़ डिक्रीज द क्राइम रेट। सो क्राइम रेट काफ़ी कम हो गया था। रॉबरी एंड डकैती वॉज वेरी कॉमन। सो चोरी चकारी बहुत ज़्यादा कॉमन थी, ठीक है। फासिस्ट यूज वॉयलेंट मेथड टू सप्रेस द क्राइम। किसी भी कंट्री में क्राइम कम क्यों होता है, आप कोई भी इंडिया तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन दूसरी कंट्रीज़ जहाँ आपको पता है क्राइम रेट काफ़ी कम है, वो क्यों है, वो इसीलिए है कि वहाँ का जो
मतलब एक होता है ना कि इसको हमको पनिश करना है क्रिमिनल को, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में मतलब काफ़ी लॉन्ग प्रोसीजर चलता रहता है, वो कई बार तो उसको सज़ा भी नहीं होती है, सज़ा होती है तो कुछ ईयर्स की होती है। बट कुछ कंट्रीज़ में जो सज़ा है वो एकदम आ जाता है। अगर आपने कुछ गलती करी तो 5 मिनट के अंदर आपको सज़ा हो जाएगी। तो इसीलिए उन कंट्री में क्राइम रेट कम होता है। तो फासिस्ट लोगों ने भी यही चीज़ यूज़ किया कि इसलिए वहाँ पे क्राइम कम हो सके। फोर्थ देखते हैं, इतना ही है, बस थोड़ी सी वीडियो और बची है। रेस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम, इंडिविजुअल की फ्रीडम पे रेस्ट्रिक्शन लग चुकी थी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपके पास राइट्स होते हैं इंडिविजुअल के, वो बिल्कुल ख़त्म थे। सेंसरशिप ऑन मीडिया, मीडिया में सेंसरशिप लग गया था, प्रेस सेंसरशिप लग गया था, यानी कि जो मीडिया है वो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी न्यूज़पेपर, मैगजीन्स में, टेलीविज़न्स में, रेडियो में नहीं पब्लिश कर सकती है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है। कोई भी चीज़ है वो सरकार के अगेंस्ट पब्लिश नहीं हो सकता है। 6th, इन एजुकेशन इट टॉट ओनली वॉर, एजुकेशन में बच्चों को सिर्फ लड़ाई के बारे में पढ़ाया जाने लग गया, लड़ाई झगड़ा। स्टूडेंट्स को बोला गया मदरहुड इज़ फॉर वीमेन एंड वॉर इज़ फॉर द मैन। बच्चों को स्कूल में सिर्फ लड़ाई के बारे में पढ़ाया गया और क्या बताया गया कि जो मदरहुड है, जो एक माँ की केयर है, वो सिर्फ औरतों का काम है और आदमियों का काम क्या है, सिर्फ लड़ाई झगड़े करना। देख सकते हो आप किस तरीके की आइडियोलॉजी बच्चों को पढ़ाई जा रही है। 7th, कमिंग टुगेदर ऑफ कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म, कहीं ना कहीं फासिज्म से इटली में कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म एक साथ देखता हुआ पाया गया। आपको समझ में आ गया होगा फासिज्म क्या होता है, प्रिंसिपल्स क्या थे, कॉजेज़ क्या थे, इटली में क्यों आया ये, क्या इसका कॉन्सिक्वेंस हुआ। कॉन्सिक्वेंस इसका अच्छा भी था, आप देख सकते हो कि इकनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्राइम रेट कम हुआ। बट वहीं पे कहीं ना कहीं गलत भी था, जैसे कि बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जा रहा था कि वॉर ही सब कुछ है, और जो मतलब हमारी मीडिया है उस पर भी इन्होंने सेंसरशिप लगा दी थी, इंडिविजुअल फ्रीडम्स नहीं थी। तो कॉन्सिक्वेंसेस इसके मिक्स्ड हैं, आप देख सकते हो, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। फिर क्या हुआ, ऑन 25 जुलाई 1943, 25 जुलाई को क्या होता है, बेनिटो मुसोलिनी इज़ वोटेड आउट ऑफ पावर बाय हिज ओन ग्रैंड काउंसिल एंड अरेस्टेड अपॉन लीविंग अ मीटिंग। सो बेनिटो मुसोलिनी को अरेस्ट कर लिया गया 1943 में, अरेस्ट कर लिया गया। इसका मतलब वहाँ पे फिर ये पूरा जो उसका सीन था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके साथ ये वीडियो का कंटेंट भी आज ख़त्म हो गया। इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आपको फासिज्म क्या होता है समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लेना। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है नोट्स के थ्रू। कोई भी प्रॉब्लम है इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, जहाँ बात करनी करो। मैंने अपना लिंक मेंशन कर रखा है। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए, एजुटॉक को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अब हम मिलेंगे अपनी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।